एनी आइडिया व्हाट इज इलेक्टोरल प्रोसेस? इलेक्टोरल प्रोसेस का मतलब होता है इलेक्शन का प्रोसेस। बच्चों बताओ, इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इलेक्शंस? टेल मी, इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इलेक्शंस? Is it important or not? Is it not important to know about electoral process? Now, election plays a very important role in our life. क्योंकि इलेक्शन के थ्रू ही पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, एंड देन हमारा अच्छा बुरा उन पर ही डिपेंड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जो इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, या जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ये इलेक्शंस की, वो होता है बेसिकली इलेक्शन कमीशन बच्चों। आई डोंट नो कितने बच्चों ने सुना है इलेक्शन कमीशन के बारे में, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, be it state level, be it national level, everywhere the entire process, dates होने से लेकर के, रिजल्ट्स लेने के लेकर के, रूल्स रेगुलेशन से लेकर के, सबका सब काम बच्चों इलेक्शन कमीशन का होता है। याद रहेगा बच्चों दिस रोल? ओके, now this election commission is a very important concept beta. In India the election commission is central to the process of election, मतलब मेन है। Article 324 of the Indian Constitution has established this autonomous body. Autonomous body मतलब क्या? सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं होता है कोई बड़ा लीडर है उसकी बात सुनेगा, या कोई छोटा लीडर उसकी बात सुनेगा, या कोई बड़ा रिच आदमी उसकी बात सुनेगा, नहीं। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, मतलब खुद के डिसीजन लेगा ये। और इनके पास क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 बाकी कमिश्नर होता है। सर टीम खत्म हो गई इतनी होती है? नहीं, बाकी भी लोग होते हैं, बट दिस आर मेन पीपल। क्या मेन है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर उसके जो जूनियर कमिश्नर्स है वो होते हैं बच्चों। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सुकुमार सिन्हा द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये पहले इंसान थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अब इलेक्शन कमीशन में आपको क्या याद रखना है इधर से, कि आपको याद रखने का आर्टिकल 224 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नहीं तो समझो बच्चों, देखो समझने की कोशिश करना। अगर कोई ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ना बेटा, वो न्यूट्रल पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम में से बन गया तो शायद हो सकता है कि हमारा कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा स्पेशल वो रहेगा, तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे बच्चों, है ना? एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन अफेक्ट द इलेक्शन प्रोसेस। ओके बच्चों, अब अपॉइंट कर करता है इलेक्शन कमिश्नर को, तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं बेटा वो अपॉइंट करते हैं। दिवन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। The chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. आप निकाल नहीं सकते उसको, ठीक है बच्चों? So that इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रिजर्व्ड रहे। और उनके जो खर्चे होते हैं उनके लिए अलग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है बच्चों। अब एक चीज मेरी और याद रखना, ये जो इलेक्शन कमिश्नर की जो स्टाफ है ये कौन कौन होते हैं? आपने सुना होगा ना कभी स्कूल में इलेक्शन ड्यूटी पे टीचर्स, कभी सुना है बच्चों? तो इलेक्शन कमिश्नर डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो टीचर्स है, वही इलेक्शन ड्यूटी में हेल्प करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे भी इलेक्शन तो चल ही रहे थे, तो बहुत सारे टीचर्स की है ना, बिहार साइड में मालूम भी पड़ा कि बहुत सारे टीचर्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वो ड्यूटी में थे, इलेक्शन कमिश्नर कमीशन की ड्यूटी पे थे। तो इसमें कुछ गलत नहीं है बेटा, बट इलेक्शन कराना, उस टाइम पे नहीं कराना, ये सब बहुत चीजें होती है बेटा जो ध्यान में रखनी पड़ती है ना। लोग इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज्यादा। अब तुम सोच रहे होंगे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या क्या है, या इनके क्या क्या रोल है। तो पहला तो बेटा प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट, कि बाबा कौन कौन वोटर्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, जो वोट डालेंगे उनकी लिस्ट बनाना जरूरी है बच्चों। ऐसे नहीं कोई भी आ गया, ए भाई मेरे को तो वोट देने का है, मैं तो जा रहा है देने को वोट, ऐसे तो नहीं होता है। आपको वोट प्रिपेयर करना पड़ता है। जो 18 साल के ऊपर होते हैं वो लोगों का वोट आपको वो लोग आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। Citizen name should be there in the voters list. It is responsibility of the election commissioner to prepare the list of eligible voters, update the existing voters, update भी करना लिस्ट को, और न्यू वोटर के नाम भी लिखना बच्चों। तो इलेक्शन कमीशन हैज अथॉरिटी टू इश्यू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स, कि भाई ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये लो, जब वोट करने जाओगे तो साथ में रखना, वरना तुमको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि इलेक्शन कब कराया जाए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब जो इलेक्शन को कंडक्ट करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमिश्नर की है, पूरी इलेक्शन कमीशन की है। तो वो डेट डिसाइड करेंगे किस स्टेजेस में होगा। अब कुछ भी इलेक्शन कैसे होते हैं बेटा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, नेशन वाइड इलेक्शन, तो एक दिन तो चलेगा नहीं, वो टाइम जाएगा बच्चों, है ना। तो कब कब कराना है, किधर किधर कराना है, कैसे कराना है, किस तरह से कराना है, वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। थर्ड पॉइंट, स्क्रूटिनिटी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब बच्चों पार्टी, कोई तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी रहेगी ना, तो किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन एलिजिबल है बेटा करने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों।
हम वोट डाल दे, किसको वोट डाल रहे हैं? कोई भी एरा आ गया कल रट्टू कह रहा कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए खड़ा रहूंगा, तो रहो, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी उसकी। ऐसे नहीं तुम्हारा मन किया तुम चले गए कल, ऐसा नहीं होता है। So after the election dates are declared, every political party selects the candidate to contest elections. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party, मतलब इंडिविजुअल उसका रहता है, लेकिन कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में करती है, तो उनको अपना एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन देखो एप्लीकेशन को पढ़ेगी और वो डिसाइड करेगी कि एलिजिबल है या नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये पावर भी इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। नेक्स्ट इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब क्या? So now बच्चों, split in the parties results in the formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the election commission. Election commission also has the right to de-recognize any political party. समझ रहे हो ना कितनी पावर है उनके पास? कोई नई पार्टी आ रही है तो पार्टी को रिकॉग्निशन देना, और किसी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहा है या कोई पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो वैसा नहीं होता, वो तो लोग डिसाइड करते हैं वोट दे करके, लेकिन कोई पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना है, कुछ अगर ऑफेंस किया है पार्टी ने, कुछ बड़ा कुछ हुआ है, तो इवन दे कैन टेक दैट। The election commission also alerts election symbols to the political parties. अब political parties के symbol भी election commission decide करता है। तुम समझ रहे हो election commission का रोल कितना बड़ा है? जो तुम हाथ देखते हो कांग्रेस का, बीजेपी का, जो तुम लोटस देखते हो, सब कुछ election commission ही decide करता है। Fifth point and the last point, to resolve any dispute related to elections, मतलब कोई election commissioner की responsibility है कि कोई भी dispute हो किसी पार्टी के बीच में, लोगों के बीच में, तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है, री इलेक्ट कर सकती है इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीबडी गॉट दिस 5 पॉइंट्स। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। He exercised his right to vote on 25th October 1951 in Lok Sabha elections. तो श्याम शरण नेगी साहब है पहले इंसान जिन्होंने वोट किया था। वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग वोट ही नहीं करते बेटा, है ना, तो यू शुड वोट। वोटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। नेक्स्ट इज बच्चों प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। अब ये तो आपको पता ही होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब किधर किधर इलेक्शंस होंगे, फिर वोटर लिस्ट को फाइनल करना, नॉमिनेशन करना कैंडिडेट्स का, एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, मतलब वोटर लिस्ट तो प्रिपेयर हो गया लेकिन कौन कौन कैंडिडेट्स है, फिर इलेक्शन के कैंपेन्स होंगे, एक्चुअल वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, रिजल्ट्स आएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम हुई, डिस्प्यूट हुआ, कुछ रिजल्ट से कोई खुश नहीं है, कोई चैलेंज करेगा अगर रिजल्ट को, तो उसको रिजॉल्व करके फाइनल इलेक्शन डिक्लेयर करना। ये एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए आएगा बच्चों, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट। तुम लॉजिकली समझो, मतलब क्या, कौन सी देखो, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, हम हमारे लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हैं, बराबर कि नहीं? मतलब लोकल अपने आजू बाजू में कौन खड़ा है इलेक्शन में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, बोलते हैं ये है, अच्छा इसको वोट दे देते हैं, बट ये गलत है बच्चों। आपको आपके लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन है वो देख करके वोट देना चाहिए, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है पहले तो। फिर तुम वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज करते हो, फिर कैंडिडेट्स का देखते हो कि भाई इसको देने लायक है कि नहीं सीट, तो इलेक्शन कमीशन वो भी डिसाइड करती है। फिर कैंपेन्स होते हैं बच्चों, जिसमें करोड़ों का खर्चा होता है कैंपेन्स में, इलेक्शन कमीशन उसका पर उस रोड नहीं, अलग उसका प्रोविजंस होता है बेटा, लेकिन खर्चा बहुत होता है इलेक्शन कैंपेन में, है ना। फिर एक्चुअल वोटिंग होती है, काउंटिंग ऑफ वोटिंग होती है, रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और फिर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। विल डिस्कस अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543 बच्चों। अब उनमें चलो ठीक है, हाउ आर द मेंबर्स इलेक्टेड? एवरी मेंबर रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब फिर 43 कॉन्स्टिट्यूएंसी टोटल, है ना, ऑफ लोकसभा। अब क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। मतलब क्या, एक अथॉरिटी है पूरी जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, वो पूरा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रिपेयर करेगी। मतलब मलाड है तो मलाड में किधर किधर से लोग खड़े रहेंगे, या गोरेगांव है, बोरीवली है, मुंबई एज होल है, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इनको देंगे, कितनी किसी और को देंगे, तो वहां पे फिर बंदे आएंगे इलेक्शन के लिए जो लड़ेंगे, है ना। तो ये सब एक कमिटी है स्पेशली जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। अब कोई कोई लोग पॉलिटिकल पार्टी है कि ना, कि इधर तो मेरा, इधर के लोग मेरे से ज्यादा है, तो इधर इधर कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी तो मेरे को तो फायदा मिलेगा, लेकिन ये लोगों पे डिपेंड नहीं करता, भले कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये फैसला आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन पर ही होगा मेरे बच्चों। इनके ऊपर कोई प्रेशर देने की कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, आइडियली आइडियली नहीं कर सकता। होता है नहीं होता है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क अगेन, है ना। प्रेशर कितना होता है गवर्नमेंट का, कितना नहीं होता है, कितने हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी है और कितने हम पार्शियली डेमोक्रेटिक है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क नाउ इन टुडेस सिनेरियो। ठीक है,
That is the reality, that is the truth. And yeah, I strongly believe that, है ना, the way it is going right now. So we don't know, actually, honestly speaking. We don't know a lot of things. We assume that even election commission, we assume right to information, everything is there. But कितने लेवल तक है एंड कितना लोगों को मिल रहा है वो एक्सेस करने का, है ना, तो वो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क अगेन. नाउ व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? अब टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ मेजर्स लिए हुए हैं. तो कोड ऑफ कंडक्ट इज वन ऑफ द मेजर्स adopted by election commission. In the last few decades, the election commission has used its power to control malpractices during election. मतलब कुछ गलत काम हो रहा है. जैसे बीच में एक घर पे छापा मारा था, मालूम पड़ा था उसके पास 3,000 4,000 ऐसे वोटर्स लिस्ट थे, कुछ ना कुछ बहुत सारे थे. तो उस अकेले के पास इतना कैसे आया, और अलग अलग लोगों के, तो वो सब चीजें, या कुछ गड़बड़ हो रही है इलेक्शन काउंटिंग में, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन गाइड करता है. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? कुछ आपके रूल्स रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे स्कूल जाते हो तो आप बिना यूनिफॉर्म के जा नहीं सकते, बाल कटा के जाना पड़ेगा, बाल को बांधना पड़ेगा लड़कियों को एक तरीके से, आपको शूज पहनने पड़ेंगे स्कूल के, बुक्स लेके जानी पड़ेगी, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें बोलने की नहीं होती है, फॉलो करने की होती है. वैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए जो आपको फॉलो करना है. इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए बेटा, वो है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे बच्चों. द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट आर फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटर्स बिफोर इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस, है ना. बीच में ऐसा हो रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का इंसान बोल रहा था कि अगर आपने हमारे पार्टी को वोट नहीं दिया, आपको झटका लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, अगर दूसरे किसी में पार्टी में पॉइंट किया तो, आपका बटन दबाया है तो ये सब चीजें ड्यूरिंग द इलेक्शन शुड बी ओबेड कंप्लीटली. अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. सो द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस रूल्स, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल सकती इसके ऊपर. Due to strict observance of the code of conduct in the last few elections, the common voters have become confident. मतलब देखो, समझने की कोशिश करना, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मिसयूज होगा मनी का, पॉलिटिकल पार्टीज अगर प्रेशर देंगे, क्रिमिनल्स को वोट देंगे, या ये सब चीजें होगी, तो ऑब्वियसली लोग का तो भरोसा उठ ही जाएगा. फिर जो करना है करो, लोगों को ऐसा नहीं, ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा. लेकिन इफ यू सी इन इंडिया, इट इज इंक्रीजिंग. Ideally, it should increase. Now, we don't know actually the real scenario. The reality is actually even more scarier. It's scary. It's scary. मतलब बहुत बार हमको लगता है कि सब चीजें सही चल रही है, बट गॉड नोस, डेटा मैनिपुलेशंस होते हैं, काफी काफी चीजें होती है जो which are wrong. कुछ डेटा है किसी का, गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर देगी तो गलत है. वो सब होता है, नहीं होता है, ये सब मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारी खुद की रिसर्च और कल्पना पे मैं छोड़ देता हूँ. बट दिस शुड नॉट हैपन. ओके, तो कोड ऑफ कंडक्ट आर द रूल्स विच आर सेट बाय द गवर्नमेंट, by the election commission. Even government cannot violate it, no political party can violate it. तुम जाकर के बोलोगे कि मेरे पार्टी को वोट दो, मैं तुमको इतना अमीर बना दूंगा, मैं तुमको वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा. अब वादे करो कि हम पावर में आ गए तो हमको ये देंगे, ये करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शंस गलत काम करना, किसी को डराना, धमकाना, भड़काना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ पर. तो ये सब चीजें मालूम तुमको होनी चाहिए. नाउ चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं बच्चों? तो कभी कभी देखो, यहाँ पर पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है. मिसयूज ऑफ मनी हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, है ना. तो उसको मिसयूज के ना हो तो उसका ध्यान रखना है. बहुत बार फंडिंग वंडिंग मिलती है गवर्नमेंट को, जो गलत तरीके से मिलती है, वो गलत है. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स देती है क्रिमिनल, जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है. इसलिए पॉलिटिक्स का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना बच्चों, कि ये पार्टी तो फिर क्रिमिनल्स को वोट देती, तो हम क्या करें फिर. तो इससे क्रिमिनलाइजेशन तो पॉलिटिक्स का होगा ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठेंगे बेटा, कि इलेक्शन कमीशन ने उसको सीट दी ही कैसे, कैसे दे सकता है इलेक्शन कमीशन उनको सीट जो ऐसा काम करते हैं. अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन. बहुत बार वायलेंस होता है बच्चों, क्योंकि धर्म के नाम पे भड़काया जाता है बहुत बार, इलेक्शन वोट पाने के लिए, है ना, रिलीजन के नाम पे भड़काया जाता है, तो लोग भड़क जाते हैं ना. तुम एक चीज याद रखना, किसी ने मुझे एक चीज बोली थी, लोग इतने भोले होते हैं, उनको अगर तुम 1 घंटा बैठ के समझाओगे ना कि ऐसा होता है, वो मान लेंगे. लेकिन तुमको धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे, उनके लैंग्वेज के नाम पे अगर वो भड़काओगे, मतलब दे विल नॉट केयर अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट लॉट ऑफ पीपल, उनको बचपन से ऐसा फीड कराया गया है कि धर्म है, ये है, उसकी तुमको रक्षा करनी है, इसकी अगर तुम रक्षा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में, तो उनका माइंड बहुत पल्यूट हो जाता है बच्चों. तो इस टाइम पे फिर वायलेंस होते हैं जाति के नाम पे, राइट्स होते हैं, तो ये सब चीजें भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान में रखनी है. टू रिटेन द कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द पॉलिटिक्स, लीडर गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स. अब ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स. मतलब खुद का पॉलिटिक्स पे दबाव रहे तो अपने बेटे को दे दिया, यही होता है ना भाई, है ना. राजीव गांधी के जो बेटे थे वो थे राहुल गांधी, ठीक है ना. अब राहुल गांधी तो शादी नहीं की अब तक,
मे भी शायद कभी ये वीडियो आगे जाके तुम देखोगे तो कभी शायद उन्होंने की होगी तो उनके बेटे को मिले। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट है आपको और आप एक्चुअल में उतने होशियार हो कि आप कर सको तो करो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम क्या है? लेकिन अगर आपका बेटे को आपको देना है, किसी और को आपको एलिजिबल जो उससे भी होशियार है, जो कर सकता है, उसको आप नहीं देना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। Electoral reforms. Now, election is a continuous process. The future of democracy depends on elections, that is for sure. कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन डैश, तो इलेक्शंस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो कुछ ना कुछ आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को भी। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेट टू वुमेन, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पहले हैरेस होते थे वो, उनको इतना सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये बहुत ध्यान रखना है बच्चों, होता है लेकिन, है ना, बहुत सारे जन के ऊपर चार्जेस होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं प्रूफ थोड़ी ना हुआ है, तो कोई जेल से जाकर आ गया उनको कभी दे देते, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस पे भी ध्यान रखना है। मिसयूज ऑफ मनी, मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी नहीं होना चाहिए बेटा। And representation of the People's Act should be amended so the candidates having criminal background would not be able to participate in elections. People's Act में ये भी है बच्चों की, जो ये क्रिमिनल वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, है ना, तो उनके पास फंडिंग वंडिंग होती होगी, तो वो सब चीजों के जैसे उनको टिकट मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज इंटरेस्टिंग है, पहले पता क्या होता था, इलेक्शन में पेपर दे देते थे, पेपर पे फिर नाम वो होता था तो बैलेट में डालते थे, लेकिन अभी ईवीएम आ चुका है ना। ईवीएम आपको पता ही होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। So the first election in India was 1951 to 1952. This was the beginning of shaping of democracy through electoral politics. In the initial election, ballot boxes were used for the purpose of voting. Ballot boxes मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ballot box के बारे में information दी है। At the time of the first elections, preparing the voters list was a challenging task. As many people were illiterate, the special procedure of voting was used during election. 20 lakh steel boxes were made for voting purposes. Election voters were stuck in the boxes. Symbol वो उसको boxes में थे, तो voters were given the blank ballot paper जो उनको वहां पर रखना था कि भाई इस पार्टी को वोट करना है, तो या पेपर, तो उससे ट्रीज भी वेस्ट होते थे, पेपर भी वेस्ट होता था, है तो स्टील के बर्तन, एंड बहुत इनकन्वीनियंट था, चीटिंग भी होने के चांसेस थे। तो अभी ईवीएम लाया गया, बट ईवीएम जिस कंट्री से आया था, उस कंट्री ने भी फिलहाल ईवीएम को तो बैन ही कर दिया, बोला कि ये पक्का नहीं कि इससे भी चीटिंग हो सकती है, बट अभी भी इंडिया में फॉलो करते हैं। अब कितनी होती है नहीं होती है, वी डोंट नो राइट। जो कंट्री ने किया था उन्होंने तो बोला है कि हो सकती है, होती है नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकती है इनमें भी, बट ठीक है, वो सब बातें तुमको नहीं करनी है अब, ये सब हम आउटडेटेड चीजें ही पढ़ेंगे, हम जो कन्वीनियंट चीजें उतनी ही पढ़ेंगे सिलेबस में, बाकी जो ठीक है, बहुत सारी बातें होती है बच्चों और भी पॉलिटिक्स के बारे में, जो तुम बड़े होंगे तो थोड़ा और समझोगे दुनिया को, तो समझोगे कि नहीं यार, इसमें बहुत कुछ है ऐसा जो गलत हो रहा है, बट क्या करें, यही होता है, क्या करें, है ना। The use of EVM machine started from the decade of 1900s. Many things could be achieved because of voting machine. If the voters do not want to vote for any candidate, they can choose none of the above. नोटा तुमने सुना होगा बेटा, कि मेरे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, तो नोटा, किसी को भी नहीं देना है मेरे को, तो इससे वो इजी हो चुका है, और इवन डिसेबल्ड पीपल वोट दे सकते हैं, ट्रीज कटिंग कम हो चुकी है, एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। और इलेक्शन पहले कैसा होता था, अगर तुम पेपर में लिखोगे तो काउंटिंग करो पेपर की, वहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस थे, लेकिन अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी जल्दी आता है ना, तो चीटिंग होने के भी चांसेस नहीं है, तो इसका क्वेश्चन भी तुमको आंसर एग्जाम में मिलेगा। कभी कभी कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स मिसगाइड भी करते हैं लोगों को। किसी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने बोल दिया था कि ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन नहीं होगा एवरी वोट मोदी। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट और सपोर्टिंग मोदी, बट आई एम सेइंग लोग ऐसा भी करते हैं। ईवीएम उनका स्टेटमेंट है, ये लेजिट स्टेटमेंट था कि ईवीएम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होगा, ईवीएम होगा एवरी वोट मोदी ईवीएम। तो ऐसे भी लोग करते हैं, जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए बच्चों, मिसगाइड नहीं करना चाहिए लोगों को, है ना। बहुत सारे लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों। अब जनरल तो इलेक्शन बहुत अलग टाइप के होते हैं बेटा। एक जनरल इलेक्शन होता है जो 5 साल के बाद होता है, जो आपको पता ही है बेटा। मिड टर्म इलेक्शन, अभी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी लूज कर रही है, तो बीच में ही कोलिएशन गवर्नमेंट बन के कोई और पार्टी से, और मतलब फॉर एग्जांपल 206 सीट्स है या 200 सीट्स है, और पॉलिटिकल पार्टी को 100 ही आई है, लेकिन बीच में ही अचानक से क्या हो गया, मतलब उनको 80 मिली है और बीच में गवर्नमेंट उसकी डिस्ट्रॉय हो गई, तो हो सकता है कि कोई और पार्टी का जो सीट्स उनको मिली है वो उनको मिल जाए, मतलब थोड़ी, और उनके गवर्नमेंट बन जाए कोलिएशन के साथ, मतलब सपोर्ट के साथ, वो भी पॉसिबल है ना। और बाई इलेक्शन मतलब क्या, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी डेथ हो जाए अचानक से, या कोई कारणवश वो छोड़ दे, सीट वेकेंट बन जाए, तो बाई इलेक्शन भी हो सकता है
वो पर्टिकुलर सीट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना है बच्चों। अब ये जो है बच्चों, द इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डैश वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दिस सुकुमार सेन। कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्रिएटेड बाय द डैश कमिटी, डिलिमिटेशन कमिटी। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रू है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मिड टर्म इलेक्शन, ये चीजें आपको लर्निंग करनी है। और द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आपको 4 पॉइंट यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। फिर ब्रीफ में 3 ही क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आपको वो सब पॉइंटर्स लिखना है। राइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन कमिश्नर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो आंसर्स है बच्चों को लर्न करने हैं, चैप्टर हमने समझ लिया, इन लेस देन 20 मिनट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इसको वापस देखो चाहिए तो, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग आल्सो। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओपन द मास्टर की और टेक्स्ट बुक और व्हाटएवर, फाइंड द आंसर्स, गेट द आंसर्स, या तो मैं ही दे दूंगा तुम लोगों को, एंड स्टार्ट लर्निंग बच्चों। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन, है ना। एक एक करके चैप्टर को खत्म करो बच्चों।